नैन्सी गोयल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर जिसके अंदर हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग की टर्म डेप्रिसिएशन लगाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को उनका मेथड नहीं पता होता, या तो फिर उनको पता नहीं चलता कि किस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आज हम कंप्लीट डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, कौन से मेथड्स हैं, क्यों डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, क्या होता है डेप्रिसिएशन, ये सब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी इन फ्यूचर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम लगा देते हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर। हम डेप्रिसिएशन नॉर्मली लगा देते हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर। फिक्स एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी होगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गए। और याद रखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर ज़रूर लगेगा, लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता होता। ऐसी फिक्स एसेट्स जो कि प्रोडक्शन के में हम यूज़ करते होते हैं, उनके ऊपर नॉर्मली हम डेप्रिसिएशन लगाते होते हैं। और किस लिए लगाते हैं? क्योंकि जो भी हम फिक्स एसेट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो डे बाय डे रिड्यूस होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई व्हीकल परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कार परचेज़ करी, कार की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ तो होगी, कार की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज़ तो होगी। तो वो जो जितनी वैल्यू डिक्रीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग हम ईयरली बेसिस पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते होते हैं। तो ताकि जो हमारी कंप्लीट कार की वैल्यू है वो बाइफरकेट हो जाए ईयरली बेसिस पे। उसकी जो ट्रू कॉस्ट है वो हमें पता लगती रहे एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें उसकी ट्रू कॉस्ट पता चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई कार परचेज़ करी है 10 लाख रुपीज़ की, अगर हमने कोई 10 लाख रुपीज़ की कार परचेज़ करी और उसके ऊपर उसकी जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की अगर उसकी लाइफ है तो पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन क्या होगा? अगर हम नॉर्मली बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी 10 साल में पर ईयर वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख से उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास? 9 लैक्स की। ये डेप्रिसिएशन के बहुत सारे पर्पस होते हैं। और कैसे कैसे होता है तो देखिए, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ता है? लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ साथ हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है। नेचुरल वियर एंड टियर, नेचुरल होता है ये कि अगर हमने कोई मोबाइल परचेज़ किया है तो भी नेचुरली उसकी वैल्यू तो घटेगी, उसकी वैल्यू तो रिड्यूस होगी। एग्जॉशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, टाइम टू टाइम जो उसकी वैल्यू है वो कम भी होगी और वो घिसेगा भी, जिसको हम कहते होते हैं कि लाइक अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ोन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज़ होगी ही होगी, साथ में उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस कि जब हम उसको यूज़ करें तो वो एकदम से फ्रेश नहीं होगा। उसकी स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं, या तो उसकी डिस्प्ले ख़राब हो जाती है, या तो उसको कुछ इंटीरियर, उसकी रैम, कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी डे बाय डे आती है। एकदम से फ्रेश फ़ोन जो आप लाते हैं और जो यूज्ड सेल फ़ोन होता है वो एक जैसे नहीं होते। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके अंदर भी मोबाइल का एग्जांपल आप ले लीजिए। जब कोई भी लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च होता है तो वो बड़ा ही कॉस्टली होता है। जैसे कि आप आईफोन की बात कर लीजिए, जब एक आईफोन न्यूली मार्केट के अंदर आता है तो उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, जबकि जब आप उसी आईफोन को सेम, इवन दो न्यू आईफोन, कोई यूज्ड की मैं बात नहीं कर रही, अगर आप न्यू भी लेते हैं एक टाइम के बाद, अगर वो लॉन्च हुआ है 2018 में और अगर आप उसको आज लेंगे तो उसका प्राइस बहुत कम होगा। अगर आप 2018 में लेते तो उसका प्राइस बहुत हाई होता, अगर आज लेंगे तो उसका प्राइस बहुत कम होगा। सिमिलरली कुछ सालों के बाद लेंगे तो और भी वैल्यू उसकी कम होगी और भी उसका प्राइस कम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हम डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते होते हैं? टू एसर्टेन द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रू रिजल्ट्स हमारे बिजनेस के पता लग सके, ट्रू प्रॉफिट हमें पता चल सके। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट की ट्रू वैल्यू पता लगे, यानी कि अगर हमारे पास कार है तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी ट्रू वैल्यू पता लगे, कि लाइक हम उसकी परचेज वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको काउंट ना करते नहीं अपनी बुक्स में। अगर वो हमने 10 लाख की परचेज करे तो हम हर साल उसको बुक्स में 10 लाख की एसेट हमारे पास पड़ी है, 10 लाख की एसेट हमारे पास पड़ी है, ऐसा हम शो ना करें, उसकी एक्चुअल वैल्यू हम शो करें बुक्स में। टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, ताकि हम फंड्स इकट्ठे कर सकें,
ताकि जब हमारी एसेट जो है वो 10 साल के बाद ख़त्म हो गई, अगर हमारी कार जो है 10 साल के बाद एकदम ख़राब हो गई तो हम उसको रिप्लेस कर सकें। उसके लिए हम फंड्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आगे देखिए, फैक्टर्स इन मेजरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हमें मेजर करने होते हैं जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट इजी। वो कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट करना कोई इजी नहीं है। एक तरह से बहुत सही भी है ये बात। तो देखिए, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो 6 मंथ्स के बाद उस फ़ोन की कितनी वैल्यू कम हुई है वो आपको पता नहीं चलता। अगर हमने आज कोई सेल फोन 50,000 का परचेज़ किया तो आफ्टर 6 मंथ्स उसकी कितनी वैल्यू कम हुई या वो उसकी कितनी घिसा है वो फ़ोन हमारा, कितना वो यूज़ हुआ है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ हम एक एस्टिमेट लगाते हुए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज गिवन बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब से हम जस्ट एक एस्टिमेट लगाते होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने होते हैं डेप्रिसिएशन काउंट करते हुए। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, जैसे कि कार वाले एग्जांपल में हमने लिया 10 लाख की हमारी कार है और उसके अंदर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, अगर आपने कार के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करी है, जैसे कि अगर आपने स्पीकर्स इंस्टॉल करवाई हैं तो उसकी कॉस्ट, या तो कोई भी और फॉर एग्जांपल अगर आपने एसी लगवाया है तो एसी की कॉस्ट और उसकी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी आपकी एसी की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, उस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। जैसे कि हमने कार वाले एग्जांपल में बोला कि आप हमारी कार की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 10 ईयर्स की, यानी कि अगर 10 ईयर्स आपकी आप सोच रहे हैं कि आपकी कार जो है वो 10 ईयर्स चलेगी तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या हुई, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हुई 10 ईयर्स। देन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज़ लाइक कार की वैल्यू, अगर आप 10 लाख की कार परचेज कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स की है, तो उसके 10 साल के बाद भी वो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बाहर छोड़ देंगे, आप उसको सेल तो करेंगे ना कुछ रुपीज़ में, चाहे 50,000 का ही सेल करें बट आप उसको सेल करेंगे, उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। 50,000 की जो वैल्यू है वो हुई स्क्रैप वैल्यू। देन हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर, यानी कि डेप्रिसिएशन के कौन से मेथड्स हैं, किन मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको कि हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते होते हैं, मशीन आवर मेथड एंड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ब्रीफली हम एक को डिस्कस करेंगे, एक के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 10 लाख की कार है, 10 साल उसकी वैल्यू है, पर ईयर डेप्रिसिएशन हुआ 1 लाख का, ये था हमारा एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड का। अगर हम हर साल अब उसको 1 लाख का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हुआ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि सेम डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड बड़ा सिंपल होता है, बट एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन बहुत कम काउंट करना चाहिए। एक्चुअल में हमें फॉलो करना चाहिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में बात करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जैसे कि 10 लाख की हमारी कार है, 10 साल की उसकी वैल्यू है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर देखिए, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जैसे कि हमने बात की कि स्क्रैप वैल्यू हमने उसकी मानी 50,000 की। फॉर एग्जांपल हम 10 लाख को छोड़ देते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारी कार है 11 लाख की, 1 लाख की उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, 11 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 10 लाख, उसके बाद जो 10 साल की उसकी वैल्यू डिवाइड बाई 10, यानी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले स्क्रैप वैल्यू को हम डिडक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे, देन हम उसकी अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर उसकी एक्चुअल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए एज्यूम कर लीजिए, 10 लाख रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, माइनस में डेप्रिसिएशन, यानी कि फर्स्ट ईयर। जब आप फर्स्ट ईयर देखते हैं तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे काउंट होगा, सिमिलरली 10 लाख डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 1 लाख, बट सब उसके नेक्स्ट ईयर में सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर कैसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी 10 लाख माइनस 1 लाख जो कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था, वैल्यू आई 9 लाख, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन की रेट
डेप्रिसिएशन की रेट सबसे पहले हम काउंट करते होते हैं। डेप्रिसिएशन की रेट कैसे काउंट हम करेंगे, तो देखिए आइए देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर, देखिए बड़ी इजी लैंग्वेज में इसने बताया हुआ है, फॉर द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्विजिशन वैल्यू इनटू रेट, फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रिटर्न डाउन वैल्यू इनटू रेट। सबसे पहले एक्विजिशन की वैल्यू थी, मान लीजिए 10% हम डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं, 10 लाख की हमारी वैल्यू इंटू 10%, वो हो गया हमारा 1 लाख। 10 लाख की हमारी वैल्यू इंटू 10% हमारा आ गया 1 लाख। उसके बाद जो हम नेक्स्ट ईयर का काउंट करेंगे वो हम करेंगे 10 लैक्स माइनस 1 लाख, 9 लाख इंटू 10%, यानी कि 90,000। दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसके नेक्स्ट ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 लैक्स माइनस 90,000, कितना आया 8,10,000 इंटू 10%, दैट इज 81,000। देखिए बड़ी इजी कैलकुलेशन है, बट एक बार समझना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। फिर से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी कार की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10%, कितना हुआ 10 लाख इंटू 10% 1 लाख। नेक्स्ट ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख कौन से वाला जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन था, दैट इज 9 लैक्स, 9 लैक्स का 10% इंटू 10%, दैट इज 90,000। अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करेंगे, 9 लैक्स जो कि साल के स्टार्टिंग में हमारी एसेट की वैल्यू थी, माइनस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, दैट इज 90,000 इंटू 10%, दैट इज 81,000, यानी कि 8,10,000 का 10%। ओके, ये डेप्रिसिएशन की जो रेट है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि 10 लाख, उसकी मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, 10 लैक्स माइनस 1 लाख डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इंटू 100। 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लैक्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ दैट इज 10, वो आ गया हमारा 0.9 इंटू 100%, तो 9%। अकॉर्डिंग टू दैट 9% हमारी डेप्रिसिएशन की रेट अब बनती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा, कौन सा मेथड है, मशीन आवर्स मेथड। मशीन आवर्स मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने मशीन आवर्स हमने कितने मशीन आवर्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल के साथ हम इसकी बात करेंगे। वेयर इट इज़ पॉसिबल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल रनिंग आवर्स ऑफ ईच मशीन, यानी कि एक मशीन कितने घंटे हमारे पास वर्किंग में है, कितने घंटे वो काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। यानी कि अगर हमारे टोटल मशीन आवर्स 10,000 है, फर्स्ट ईयर में जो मशीन है वो वर्किंग में है 1,000 घंटे, सेकेंड ईयर में है वो 1,500 घंटे, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले एग्जांपल के अंदर देखिए, कॉस्ट ऑफ द मशीन 5 लैक्स, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स 40,000, टोटल वर्किंग आवर्स 40,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, और कैसे कैसे उसने इफेक्टिव वर्किंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन से फर्स्ट टू सेकेंड ईयर के अंदर 5,000 पर आवर, 3 to 5 में 7,000 पर आवर, 6 to 8 में 3,000 पर आवर। तो सब बहुत ईजी कैलकुलेशन हो गई। 5 लैक्स हमारी कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, 5 लैक्स माइनस 10,000 4,90,000, 4,90,000 के ऊपर अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे, डिवाइड बाय टोटल वर्किंग आवर्स दैट इज 40,000 इनटू जितने आवर्स हमें एलोकेट हुए हैं इस साल में 5,000। फर्स्ट टू सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया, 5 लैक्स माइनस 10,000 दैट इज स्क्रैप कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स दैट इज 40,000 इनटू एलोकेटेड आवर्स। एलोकेटेड आवर्स मतलब जितने आवर्स वो इन सालों में वर्किंग में थी मशीन हमारी, दैट इज 5,000 आवर्स। देन सिमिलरली थर्ड एंड फिफ्थ ईयर का भी ऐसे आप ऐसे ही कर लीजिए। देन हमारा लास्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कितनी यूनिट्स उसने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, जितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ उस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन एलोकेट करेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ द मशीन 30,000, स्क्रैप वैल्यू है 2,000 दैट इज 28,000, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है 4,000, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 2,000, 1,500 है तो इंटू 1,500,
बाकी की कैलकुलेशन देखिए, बाकी कैलकुलेशन सारी सेम है। आपको कॉस्ट ऑफ द मशीन में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी ही करनी है हर मेथड के अंदर। उसके बाद कैसे है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिवाइड बाय टोटल लाइफ ऑफ द एसेट। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो डिवाइड बाय टोटल लाइफ से आपका क्या आएगा, परसेंटेज आएगी, और फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यू है हर साल उसी परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। देन हमने बात की मशीन और मेथड। मशीन और मेथड के अंदर भी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू वो तो होगा ही होगा, डिवाइड बाय जितने टोटल मशीन आवर्स थे वो इनटू में जितने की करंट ईयर में एलोकेट हुए हैं, यानी कि करंट ईयर में जितने वर्किंग आवर्स थे। प्रोडक्शन यूनिट में भी सेम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू सेम है ना सब में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू सेम, डिवाइड बाय कितना टोटल प्रोडक्शन जितना भी है, और मल्टीप्लाई यानी कि कितना एलोकेट हुआ, जितने आवर्स एलोकेट हुए उतना ही डेप्रिसिएशन एलोकेट हुआ। एज सिंपल एज दैट। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8146147484। देखिए मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर लिखती होती हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर बहुत अर्जेंट है तो, कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में आपको कुछ पूछना है तो। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप भी प्रेफर कीजिए या तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।